बच्चों, आज अध्याय 6 जंतुओं में जनन जो एडग्रेड पुस्तक कक्षा 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज देखेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले पेज में पाठ की पूर्व तैयारी है। पाठ की पूर्व तैयारी में यहाँ से इन शब्दों को छांटकर यहाँ इन तालिकाओं में लिखना है। इसमें से कुछ शब्द दिए गए हैं: पेड़, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, कोला, मनुष्य, मुर्गी और खिड़की। तो इनमें से कौन जो सजीव हैं, सजीवों को इस कॉलम में लिखना है, निर्जीव को इस कॉलम में लिखना है। सजीव में लिखेंगे हम पेड़, कोला, मनुष्य, मुर्गी, और निर्जीव में लिखेंगे लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन और खिड़की। हमको कहीं दूसरी जगह से नहीं देखना है, हमें केवल और केवल यहीं से ही छांट करके लिखना होता है। आगे देखते हैं कि आपने इन वस्तुओं को किन आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। सामने सही व गलत का चिन्ह लगाओ। तो इनमें सजीव में सभी में सही का चिन्ह लगा देना, क्योंकि सजीव का विशेषता होता है कि जो सजीव होता है उनमें वृद्धि भी होती है, गति भी होती है, श्वसन भी होता है, प्रजनन भी होता है और उत्सर्जन भी होता है। लेकिन निर्जीव में वृद्धि, गति, श्वसन, प्रजनन और उत्सर्जन ये विशेषताएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सजीव में सभी में ये सही का चिन्ह लगा देना है। आ जाते हैं नेक्स्ट कि चलो देखें कौन कौन जंतुओं के बच्चों से परिचित हैं। इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें पहला नंबर में जो जंतु दिया है और दूसरे में कौन सी जंतु बच्चा देता है और कौन सी जंतु अंडा देता है उसको लिखना है। तो मनुष्य शिशु और बिल्ली बच्चा पैदा करता है, जो शिशु ही होता है, छोटा बच्चा। कुत्ता बच्चा पैदा करता है। तितली अंडा देता है। मुर्गी भी अंडा देता है और गाय भी अंडा देता है। अब आ जाते हैं पहला प्रश्न पे। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाओ। सजीवों की उत्तरजीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है? पहला है सभी जंतु केवल अंडे ही देते हैं। सभी जंतु केवल बच्चे ही देते हैं। तीसरा है कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चे को जन्म देते हैं। तो हमारा ये तीसरा वाला सही होगा, लेकिन तीसरा को हमें नहीं करना है। इसमें से ये ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। तो इनमें से केवल कथन हमारा ये कथन दिया है, पहला, दूसरा और ये तीसरा कथन है, जिसमें से कि ये अब ऑप्शन हमको मिलता है ए, बी, सी और डी। तो इनमें से इन ऑप्शनों को हमें लिखना होता है। तो हमें ये तीसरा पे टिक नहीं करना है, हमें ये सी नंबर पे टिक करना है। सी नंबर को लिखना है तो हमारा सही 3 नंबर, लेकिन ऑप्शन सी को हमें टिक करना है। सेकंड है जरायु जंतु के सही समूह को पहचानिए। अब सबसे पहले हमें जरायुज को समझ लेना है कि जरायुज वे जंतु होते हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, वो हमारे जरायुज होते हैं। तो देखो, गाय, कुत्ता, बिल्ली ये बच्चे को जन्म देते हैं। मेढक अंडा देता है और गाय और बकरी बच्चा पैदा करता है। तो इसमें अंडा और बच्चा दोनों आ गया, मतलब कि ये हमारा गलत हो जाएगा। सी नंबर मेढक अंडा देता है, मछली अंडा देता है, मेढक भी अंडा देता है।
तो हमारा मगरमच्छ ये भी गलत हो जाएगा, और जेलीफिश मछली और बिल्ली ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सही उत्तर होगा हमारा ए नंबर। जरायुज जंतुओं को सही समूह सही समूह को पहचानिए, तो गाय, कुत्ता और बिल्ली। तीसरा, मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं क्योंकि पहला कथन है कि अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। दूसरा है, जलाशयों के अन्य जंतु इन अंडों का भोजन करते हैं। और तीसरा है, अंडों की संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कथन पहला। कथन पहला और तीसरा हमारा सही है, इसलिए हमारा सी नंबर सही होगा। सी नंबर में टिक लगाना है। चौथा है, बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल और जेली के एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे? तो ये अंडे मेढक के हैं, क्योंकि मुर्गी के अंडा में बाहर कवच होता है और कौवे के अंडे में भी बाहर कवच होता है। पांचवा है, परखनली शिशु का विकास। परखनली शिशु का विकास मादा के शरीर में होता है। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला लैंगिक जनन, दूसरा में द्विखंडन जनन अमीबा में होता है, और वे जंतु सीधे शिशु को जन्म देते हैं, उसको जरायुज जंतु कहलाते हैं। और युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, और बाह्य निषेचन मेढक में होता है। तो इनको फिल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा आप कि भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय मादा जनन अंग में होता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से कुछ जीव जरायुज हैं तथा कुछ अंडप्रेजक, जैसे मुर्गी, मछली, चमगादड़, मधुमक्खी, मकड़ी, चिड़िया, बिल्ली, गाय, कबूतर, मोर, तितली। उपरोक्त में से चमगादड़, मधुमक्खी व मकड़ी किस प्रकार के जीव हैं? तो इसके उत्तर में लिखिए चमगादड़ जरायुज है, बच्चा को जन्म देता है। मधुमक्खी अंडप्रेजक है, जो अंडा देता है, और मकड़ी भी अंडप्रेजक है, मकड़ी भी अंडा देता है। चमगादड़ जो जंतु है ये जरायुज होता है। अगला प्रश्न है कि मेढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते, फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं, ऐसा किस प्रकार होता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि मेढक के अंडों के चारों ओर एक जलीनुमा आवरण होता है, उन्हें पानी के भीतर सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें सूखने से बचाता है। अगला प्रश्न है, जनन क्या है? जंतु में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जंतुओं में जनन की दो विधियां हैं। पहला
पहला हमारा लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन है। 7वां प्रश्न है, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। यह विधि लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन स्पष्ट कीजिए। तो अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन अलैंगिक जनन है, जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो अमीबा में याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन होता है और ये द्विखंडन विधि द्वारा होता है। 8वां प्रश्न है कि मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो मछली और मेढक के अंडों की सुरक्षा कम होती है और इनका बाहरी आवरण में जीवित रहना मुश्किल होता है, इसलिए वे अधिक संख्या में अंडे देते हैं ताकि कुछ अंडे जीवित रह सकें, जबकि मुर्गी के अंडों की सुरक्षा बेहतर होती है और उनमें से अधिकतर अंडे सुरक्षित रहते हैं, इसलिए वह कम संख्या में अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। तो यदि सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे उनकी संख्या घट जाएगी और अंततः वे विलुप्त हो जाएंगे, जिससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होगा और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ लैंगिक जनन में दो माता पिता की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप संतानों में आनुवंशिक विविधता होती है, उदाहरण के लिए मानव और जानवर। तो बच्चों इसको यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में लिखिएगा, और यहाँ से अलैंगिक जनन में केवल एक माता पिता की आवश्यकता होती है और संतानें बिल्कुल माता पिता के समान होते हैं, उदाहरण अमीबा और हाइड्रा। तो 10वां का उत्तर ये लिखिएगा। 11वां है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? तो मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर के अंदर होता है। वहीं मेढक में निषेचन बाहरी होता है, जहां अंडाणु और शुक्राणु का मिलन पानी में होता है। यह अंतर उनके जीवन शैली और पर्यावरण के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं? मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य का में भी कायांतरण की क्रिया होती है? यदि नहीं तो क्यों? तो कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के जीवन चक्र में रूप और संरचना में बड़े परिवर्तन होते हैं। जैसे मेढक अंडे दिए, अंडे से फिर टैडपोल बना, फिर वयस्क अवस्था में होती है। लेकिन मनुष्य में कायांतरण नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के विकास में इस प्रकार के बड़े परिवर्तन नहीं होते, वह धीरे धीरे वयस्क बनते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। तो पहला है हाइड्रा में मुकुलन। तो हाइड्रा में मुकुलन का चित्र ये बना लीजिएगा। हाइड्रा में मुकुलन के दौरान शरीर के किसी हिस्से पर एक छोटी कली उत्पन्न होती है, जो धीरे धीरे बढ़कर एक नया हाइड्रा बन जाती है। अगला प्रश्न है, अमीबा में द्विखंडन। तो ये अमीबा का चित्र है, ये अमीबा का चित्र है और अमीबा में द्विखंडन इस प्रकार से होता है। पहले एक अमीबा होगा, इसके बाद उसके केंद्रक में, ये केंद्रक है, केंद्रक में विभाजन होता है सेकंड चरण पे,
और थर्ड चरण पे केंद्रक में विभाजन होने के बाद वो दो भागों में अमीबा केंद्रक का विभाजन होने के बाद अमीबा खुद दो भागों में विभाजित होने लग जाता है और कुछ दिन बाद फिर ये दो भाग में विभाजित होकर अलग अलग संतति उत्पन्न कर देते हैं। फिर इसके नीचे लिखिएगा आप, अमीबा में द्विखंडन के दौरान अमीबा की एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। तो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसमें नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जिनमें दोनों की आनुवंशिक सामग्री शामिल होती है। युग्मनज आगे विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। अगला प्रश्न है, अंतर लिखिए। युग्मनज और गर्भ में अंतर। तो युग्मनज वह कोशिका है जो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनती है, जबकि गर्भ युग्मनज के विकास का वह चरण है जब वह माता के गर्भाशय में वृद्धि करता है। अगला है, जरायुज जंतु और अंडप्रेरक जंतु में अंतर। तो जरायुज जंतु वह होते हैं जो अपने शिशुओं को गर्भ में विकसित करते हैं और उन्हें जन्म देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए गाय और बिल्ली। अंडप्रेरक जंतु वे होते हैं जो अंडा देते हैं, जिनसे शिशु बाहर आते हैं, उदाहरण मुर्गी और मछली। अब प्रोजेक्ट नंबर पहला, अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंडप्रेरक जंतु में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। तो जंतुओं का नाम यहाँ गाय, मुर्गी, बिल्ली, सांप, कुत्ता, मगरमच्छ, हाथी, कबूतर, बकरी और शार्क। तो इनको अब जरायुज, इनमें से जरायुज कौन कौन से हैं? तो जरायुज जंतु, गाय जरायुज होगा, बिल्ली जरायुज होगा, कुत्ता भी जरायुज होगा, हाथी जरायुज होगा और बकरी भी जरायुज होगा। इनको जरायुज के सामने इनको टिक लगा देना है। इसके बाद अंडप्रेरक, तो मुर्गी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, कबूतर भी अंडा देता है और शार्क भी अंडा देता है। तो अंडप्रेरक के सामने इनको टिक लगा दीजिए। फिर ब नंबर है, हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ से ये हाइड्रा का चित्र यहाँ से बना लीजिएगा और इसके बाद अमीबा का द्विखंडन का चित्र यहाँ से देख के बना लीजिए। फिर प्रोजेक्ट 2 में एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसके प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ 5 दिन में लगाई गई कलम में परिवर्तन आया, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, पत्तियाँ हरी हैं। 15 दिन बाद जड़ें उगनी शुरू और नई कोपलें निकलने लग गए और 30 दिन में नई पत्ती एवं टहनियाँ और जड़ें स्थापित हो गई। अब हमारा ये अध्याय 6 जंतुओं में जनन, आज ये अब कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए।